जी भाई, ये आपका पहले सवाल आपको समझ नहीं आ रहा था। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 21। Learning curves and variances. The direct labor efficiency variance in respect of a new product has been calculated at 14,700 favorable. The variance was calculated using standard cost data, which showed that each unit of the product was expected to take 8 hours to produce at a cost of 15 per hour. The actual output was 560 units, and the actual time worked in the manufacture of the product total 3,500 hours at a cost of 57,750. However, the production manager now realizes that the standard time of 8 hours per unit was the time taken to produce the first unit, and that a learning curve rate of 90% should have been anticipated for the first 600 unit. अच्छा जी, calculate the planning and operational efficiency variance for the labor efficiency following the recognition of the learning curve effect. और फिर उन्होंने b इज इक्वल टू 0.1520 फॉर 90% लर्निंग कर्व भी दे दिया। अच्छा जी, अब देखते हैं कि सवाल में हमसे मांग क्या रहे हैं। सवाल में हमें इनको प्लानिंग वेरिएंस चाहिए, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी वेरिएंस चाहिए। अच्छा जी, ओके। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी वेरिएंस एफिशिएंसी का चाहिए, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस चाहिए एफिशिएंसी का, इसलिए उन्होंने प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी वेरिएंस बोल दिया। देखें, जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस की, तो हमने पढ़ा क्या था, एफिशिएंसी वेरिएंस होता क्या है। तो जी, ये एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास होता था। ये मैं उसी शीट पे आ गया हूँ जहाँ से आपको फॉर्मूला दिखाए थे। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट का गैप निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर इनटू एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। दोनों तरफ रेट स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन आवर्स हमारे एक्चुअल और स्टैंडर्ड वेरी कर रहे होते हैं, और इनका हम गैप ले लेते हैं। चूंकि ये मेरा एक्सपेंस है, तो हम एक्चुअल माइनस बजट माइनस एक्चुअल करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। ये मैं हमने मेथोडोलॉजी भी याद की थी। ये हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। अब यहाँ वो कहते हैं जी, जो स्टैंडर्ड आर हमने लिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड आर हमने तो 8 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से लिया था, लेकिन हमें 8 आवर पर यूनिट के हिसाब से नहीं लेना चाहिए था। हम जो इसमें लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट डालना भूल गए। जब हम वो रखेंगे यार्ड्स थोड़े कम हो जाएंगे। जब यार्ड्स कम हो जाएंगे तो हमें, भाई सॉरी खांसी हो गई थी, तो हम यही बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे हमारे आर्ट्स, अगर हम लर्निंग कर्व लेंगे तो हमारे आर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे। इसका मतलब है वो मेरा प्लानिंग वेरिएंस होगा। तो हमने इस स्टैंडर्ड को ही दो हिस्सों में तोड़ना है। एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे रिवाइज के साथ, तो हमारा ऑपरेशनल वेरिएंस आ जाएगा। और ओरिजिनल बजट को कंपेयर करेंगे रिवाइज बजट के साथ, तो हमारा प्लानिंग वेरिएंस आ जाएगा। तो हम इसको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 17 में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इन्होंने सवाल दिया हुआ है, हम वो सवाल ही देख लें, तो सवाल का डाटा एंटर करने से सवाल समझ आना शुरू हो जाता है। The direct labor efficiency variance in respect of a new product has been calculated at 14,700। इसका मतलब है कि एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट का जो गैप है वो 14,700 होगा। अब हम कैलकुलेशन भी बना लेते हैं कि जी कैसे होगा। The variance was calculated using a standard cost data which showed that each unit of the product was expected to take 8 hours to produce as a cost of 15 per hour। तो स्टैंडर्ड रेट तो मेरा 15 पर आवर हो गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट तो मेरा 15 पर आवर हो गया, लेकिन जब मैं नंबर ऑफ आवर्स की बात करूंगा, तो वहां पर 8 आवर्स पर यूनिट है, और इन्होंने मुझे कहा है 560 मैंने यूनिट बनाए, तो 4480 हो गए। पर एक्चुअल आवर्स तो इसने मुझे सवाल में ही 3500 दिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट भी कर लें, तो गैप इसका 14,700 ही आएगा। असूल क्या था, एक्सपेंस है तो बजट माइनस एक्चुअल करो, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। और ये असूल भी मैंने इस तरह याद रखा हुआ है कि भाई ऑब्वियसली अगर मेरा बजटेड खर्चा है, एक्चुअल का खर्चा मेरा कम होता है, तो फेवरेबल वेरिएंस ही आएगा ना। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जी बजट माइनस एक्चुअल करें एक्सपेंस के केस में, तो पॉजिटिव जवाब आने पे वो फेवरेबल होता है। तो यहाँ देखें, ये मेरा 14,700 फेवरेबल आ गया। अच्छा, अब वो आगे क्या कह रहा है कि जी अब ऑब्वियसली सवाल तो आगे तभी सॉल्व होगा जब मैं इस बजटेड आवर्स को भी दो हिस्सों में तोड़ दूं। एक वो जो स्टैंडर्ड बजट है, जो ओरिजिनल बजट है, जो उन्होंने खुद ही दे दिया। अब मुझे रिवाइज बजट कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे रिवाइज बजट में कितने नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, और रेट तो स्टैंडर्ड ही रहेगा, तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें फिर लर्निंग कर्व, यानी कि चैप्टर 11 में जो हमने पढ़ा था
ये हमें वहां ले गया कि जी आप लर्निंग कर्व आप हम कैसे के हिसाब लगाएं कि 600 यूनिट की क्या कॉस्ट बनेगी। तो वहां हमें लर्निंग कर्व के जो हमने हिसाब लगाया था, तो आप देखें यहाँ इन्होंने हमें सवाल भी चैप्टर नंबर 11 देखें। यहाँ हमने पढ़ा था, तो पहले टेबुलर अप्रोच पढ़ी थी, फिर हमने अलजेब्रिक अप्रोच पढ़ी थी। टेबुलर अप्रोच कहता था कि जी एक के बाद दूसरा यूनिट बने तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कम लगते हैं, दो के बाद हम अगर 4 यूनिट बनाए तो, और चार के बाद 8, 8 के बाद 16, मतलब डबल के हिसाब से चलता था। और फिर हमने अलजेब्रिक अप्रोच पढ़ी थी जिसमें उसने हमें ये फॉर्मूला भी दे दिया था। यहाँ चूंकि 600 यूनिट है तो ऑब्वियसली हमें अलजेब्रिक अप्रोच ही यूज करनी पड़ेगी, और सवाल ने खुद भी हमें ये इंडिकेशन दे दी है, क्योंकि सवाल ने हमें बी की वैल्यू दी है। देखिए आपने नोट किया होगा, बी की वैल्यू उसने हमें दी है -0.1520। तो इसका मतलब है मुझे वैसे ही अलजेब्रिक अप्रोच यूज करनी है, और वैसे भी 600 मेरे पास मल्टीपल में तो फॉल करेगा नहीं, तो मुझे अलजेब्रिक अप्रोच से कैलकुलेशन बनानी है। तो अब मैंने अलजेब्रिक अप्रोच से कैलकुलेशन बनाना मेरे लिए बड़ा आसान था। सबसे पहले y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर बी, जिसमें y का क्या मतलब होता था कि क्यूमुलेटिव एवरेज मेरा क्या बन रहा है उन नंबर ऑफ यूनिट्स का। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का? 560 यूनिट्स का। तो पहले यूनिट की कितना वक्त लग रहा है? ए की वैल्यू आ गई 8, मल्टीप्लाई बाय जो मेरा पहला यूनिट की जो वैल्यू है, बता दी 8, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 560, जिसके मैं पूरी कैलकुलेशन बना रहा हूँ। बजट मैंने 560 पे लिया है की पावर। अब वो लॉग आर इंटू लॉग टू कहता है, इसकी वैल्यू मुझे दे दी है पॉइंट माइनस है सॉरी माइनस 0.1520। तो जब मैं ये बनाता हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास 560 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट 3.0574 है। कितना? व्हाट इज दिस 3.0574? दिस इज एवरेज पर आवर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 560 यूनिट्स। सही। तो जो मुझे ऊपर 8 दिया गया था, ये देखें मैंने सवाल 8 के हिसाब से किया था, वो टाइम मेरा 560 यूनिट्स पे कम होके 3.05 हो गया। ऑब्वियसली रिवाइज बजट में मैं क्या करूंगा? 560 मल्टीप्लाई बाय यही जो मुझे दिया गया 3.0574, तो 1712 मेरे पास रिवाइज नंबर ऑफ आवर्स आ गए। इसको जब मैंने स्टैंडर्ड आर्ट से मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड पर आवर रेट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल रिवाइज बजट आ गया 25682। अच्छा जी, अब हम प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, और अपना क्या कहते हैं ऑपरेशन वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। प्लानिंग क्या होता था? प्लानिंग होता था ओरिजिनल बजट माइनस रिवाइज बजट। तो देखिए जी, ओरिजिनल बजट ऑलरेडी ऊपर हमने अपने डाटा में ही यहाँ निकाल लिया है। देखें ये मैंने ओरिजिनल बजट निकाल लिया, और यहाँ अभी मैंने रिवाइज बजट भी निकाल लिया। तो मैं जब इनको आपस में कंपेयर करूंगा तो मेरे पास प्लानिंग वेरिएंस आ जाएगा। अगेन ओरिजिनल बजट, ओरिजिनल बजट है तो बजट माइनस रिवाइज बजट करूंगा, पॉजिटिव जवाब आएगा तो फेवरेबल है। यही काम मैंने यहाँ किया, सिर्फ नंबर्स को कंपेयर किया, पॉजिटिव जवाब आया ओरिजिनल माइनस रिवाइज का, तो पॉजिटिव जवाब आया तो मैंने इसको फेवरेबल वेरिएंस कह दिया, जो क्या है 41517। जो कि मैं अब सारी कैलकुलेशन एक्सेल पे करता हूँ, तो एक चीज याद रखिएगा कि मेरा जवाब अगर कभी आप बुक से कंपेयर करें तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। मैं एक्सेल पे कैलकुलेशन बना रहा हूँ तो एक्सेल में तो मैं उस लेवल तक, तो उतने डेसिमल प्लेसेस तक जाके बना रहा हूँ ना, जहां आप हाथ से नहीं करेंगे। लेट सपोज कि यहाँ आ रहा है 3.057493, अब आप तो ज्यादा से ज्यादा 3.06 कर देंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे आप? तो ऑब्वियसली फिर उस केस में फिर जवाब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन मटीरियली यही जवाब है। प्लानिंग वेरिएंस के बाद ऑपरेशनल वेरिएंस भी हम रिवाइज बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल तो ऑलरेडी हमने ऊपर यहाँ पे सवाल में ही हमें दे दिया था, और हम ये देख भी चुके हैं। और जो हमारे पास जो रिवाइज बजट है, वो भी हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, और प्लानिंग वेरिएंस में भी उसका इस्तेमाल किया था। तो इनको आपस में कंपेयर किया तो मेरे पास एडवर्स वेरिएंस आया। अगेन
तरीकेकार वही है कि मैं रिवाइज बजट को एक्चुअल से कंपेयर करूंगा क्योंकि बहरहाल बजट माइनस एक्चुअल फेवरेबल वेरिएंस अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो फेवरेबल है, या नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स आ गया। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन प्लानिंग वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया और ऑपरेशन वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब सवाल ही बताता है आप इस सवाल में क्यों फंसे। आप इस सवाल में इसलिए फंसे क्योंकि ये जो पिछले चैप्टर में हमने लर्निंग कब पढ़ा था, इसके ऊपर प्रोबेबली आपको भी मुकम्मल ग्रिप नहीं आई। तो उन्होंने सवाल में सारे पर्टिकुलर्स आपको क्लियर कर दिए, लेकिन आप उसको रीड नहीं कर पाए। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और एग्जाम किट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। बेशक एक सवाल को 2-3 मरतबा करें समझ के, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो दिस एंड्स माय सेशन और फॉर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 21।